भरगों परिवार की कहानी भाग 6। लेकिन जब भीड़ छट गई तो यामिनी ने धूल भरी जमीन पर एक बार थूक दिया। वह हरकत छोटी और जहरीली थी। बस एक बेकार विद्वान। वह बड़बड़ाई, धर्म यह और धर्म वह का उपदेश देता है, इससे क्या फ़ायदा? वह अभी तक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया है। यामिनी पुराने बनू के परिवार से थी, साधारण चेहरे वाली और तीखी जुबान वाली। वह कभी खुद को भरगों के लिए उपयुक्त समझती थी। अनिरुद्ध ने उसे ठुकरा दिया था। अब उसे ललिता को अपनी पत्नी बनाते देखकर जलन ईर्ष्या से और भी ज़्यादा कड़वी होकर जल रही थी। वह अपनी द्वेषपूर्ण भावना को रोक नहीं सकी। उसके पास एक युवक ने अपनी आस्तीन खींची। यामिनी, तुम्हें यह मानना पड़ेगा, अनिरुद्ध शादी के बाद से बदल गया है। वह पहले हमें नीचा देखता था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी के लिए बोलता है। वह एक सही विद्वान बन रहा है। एक और लड़की ने आधे मनोरंजन और आधे अनुमोदन में आह भरी। किसने सोचा था कि वह इतना ज़्यादा सुरक्षा देगा अपनी पत्नी को? वह सुरक्षात्मक है, वह उसके लिए अच्छा व्यवहार करता है। यामिनी का चेहरा और खट्टा हो गया। सुरक्षात्मक? उसने बस कुछ अच्छे शब्द कहे। अगर वह दुर्भाग्यपूर्ण लड़की एक विद्वान से शादी कर सकती है तो मेरी बात मानो, मैं खुद एक उच्च कुल की विद्वान से शादी करूंगी और सबको दिखाऊंगी। उसकी आवाज़ तीखी थी। यह प्रतिज्ञा खुद से ज़्यादा किसी और को सुनाने के लिए नहीं थी। जब अनिरुद्ध और ललिता अंकल बावर के घर पहुँचे तो फेरी वाला पहले से ही अपनी दुकान के पास इंतज़ार कर रहा था। मूंगफली फिर से तौली गई, 9 किलो और 3/4। बोरी तराजू पर भारी फूली हुई थी। फेरी वाला, लगभग 30 साल का आदमी, अपनी एरियों पर आराम से बैठा था। उसका अबैकस रट्टू की तरह खड़खड़ाता था, जबकि वह गुनगुनाती आवाज़ में लोगों को सुनाने के लिए चिल्लाता था। बिना छिलके वाली मूंगफली, हर 1/4 किलो के लिए 2 सिक्के। 9 किलो और 3/4, यह 33 हिस्से बनते हैं। 33 गुना 2, हाँ, यह 74 सिक्के बनते हैं। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था और यहाँ तक कि अंकल बावर भी साथ में सिर हिला रहे थे, महसूस कर रहे थे कि संख्या सही लग रही है। ललिता भी ऐसे योगों की आदी नहीं, बिना सवाल किए इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अनिरुद्ध की भौवें सिकुड़ गई। उसकी आवाज़ को काटते हुए आई, शांत लेकिन अटल। रुको, 33 हिस्से 2 सिक्कों के, यह 78 सिक्के बनते हैं, 74 नहीं। फेरी वाले की मुस्कान जम गई, फिर जल्दी से और चौड़ी हो गई। जबरदस्ती? आहा, जुबान की फिसलन। अनिरुद्ध की आंखें तीखी हो गई। अजीब बात है, कैसे हर जुबान की फिसलन हमेशा तुम्हारे पक्ष में होती है, कभी हमारी नहीं? फेरी वाला नर्वस होकर हंसा, अपना हाथ ऐसे फटकारते हुए जैसे धूल झाड़ रहा हो। कौन हर रोज संख्याओं में पूर्ण हो सकता है? केवल देवता खुद। लेकिन अंकल बावर का चेहरा काला पड़ गया। बस, अगली बार मैं तुम्हारे साथ व्यापार करने की हिम्मत नहीं करूँगा। अपना लाभ फिसलता देख फेरी वाले का भाव चापलूसी भरा हो गया। वह निर्दोष मुस्कान के साथ आगे झुका। अंकल, गुस्सा मत हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी कभी गलतियाँ कर देता हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, यह युवक यहाँ, वह बहुत विद्वान लगता है। अंकल बावर की आंखों में गर्व झलका। उसने अपने कंधे सीधे किए। बेशक वह एक विद्वान है। ललिता अनिरुद्ध के पास चुपचाप खड़ी, संख्याओं को नहीं समझी, लेकिन उसे समझने की जरूरत नहीं थी। बस अंकल को अपने पति की प्रशंसा करते सुनकर उसका दिल फूल गया। उसका चेहरा ऐसे चमका जैसे खुद उसकी तारीफ की गई हो। अंकल बावर के मामले निपटने के बाद वे अपने कदम अंकल डावर के घर की ओर मोड़े।
एक बार जब वे अंकल डावर के आंगन में पहुंचे, अनिरुद्ध ने सम्मान से पुकारा, अंकल डावर। बूढ़ा आदमी अनाज छांटते हुए ऊपर देखा और मुस्कुरा उठा। आहा, थर्ड बॉय, तुम आ गए ठीक समय पर। मुझे एक पट्टा अनुबंध लिखने में मदद करो। अनिरुद्ध की पीढ़ी के चचेरे भाइयों में 4 थे। सबसे बड़ा रघुनंदन, दूसरा हरिवन और तीसरा अनिरुद्ध और सबसे छोटा सोमेंद्र। इसलिए गांव में कई लोग अभी भी उसे सरल उपनाम थर्ड बॉय से पुकारते थे। अंकल डावर का बेटा काउंटी जाने की तैयारी कर रहा था, व्यापार में हाथ आजमाने के लिए। घर में कम हाथ होने से परिवार सारे खेतों की देखभाल नहीं कर सकता था। एक हिस्सा पट्टे पर देना चाहता था और ऐसे मामलों के लिए लिखित अनुबंध आवश्यक था। गांव के स्कूल मास्टर ने कभी अनिरुद्ध को सही प्रारूप सिखाया था, इसलिए अब वह ब्रश और स्याही को अभ्यस्त आसानी से उठाया। उसके हाथों के नीचे कागज पर साफ सुथरी पंक्तियां बहने लगी। जमीन, किराया और वर्षों की शर्तें सब स्पष्ट रूप से दर्ज। अंकल डावर, जो खुद ज़्यादा पढ़ नहीं सकते थे, कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। जब अनुबंध पूरा हुआ, अंकल डावर ने ताली बजाई और अपनी पत्नी को पुकारा। वह एक छोटी टोकरी लेकर आई जिसमें गुड़ भरा था। उसकी समृद्ध मिठास हवा में फैल रही थी। थर्ड बॉय, स्याही और कागज सस्ते नहीं हैं, कृपया इसे धन्यवाद के रूप में स्वीकार करो। अनिरुद्ध ने मना करने की कोशिश की, लेकिन आंटी ने फिर भी टोकरी उन्हें दी। इसलिए अनिरुद्ध के पास कोई चारा नहीं था सिवाय स्वीकार करने के। इसलिए ललिता जल्दी से आगे बढ़ी, मुस्कुराते हुए टोकरी ले ली। वह इसे सावधानी से घर तक ले गई। उसका चेहरा चमक रहा था। उसका पति हिसाब लगा सकता था, धोखेबाजों को उजागर कर सकता था और यहाँ तक कि सही अनुबंध लिख सकता था। ललिता के लिए वह सिर्फ चतुर नहीं था, वह भरोसेमंद, ईमानदार और दूसरों द्वारा प्रशंसित था। अन्य पत्नियां शायद ऐसे पतियों पर घमंड करती जो गहरे गड्ढे खोद सके या भारी बोझ उठा सके, लेकिन उसका पति अलग था। अनिरुद्ध की ताकत उसके मन और चरित्र में थी और वह ताकत उसकी थी जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। इसके बारे में सोचकर ललिता की आंखें नरम हो गई। उसकी उंगलियां टोकरी को छू रही थी, जैसे वह गुड़ नहीं बल्कि अपनी खुद की अच्छी किस्मत की मिठास ले जा रही हो। अब ये कहानी का 6वां भाग ख़त्म होता है। अब 7वें भाग के लिए अगला वीडियो देखें। नमस्कार।